अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 9 जो कि है लेज़र के बारे में। ठीक है, लेज़र की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ है और आजकल के दौर में कहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल चल रहा है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेज़र है क्या। लेज़र का जो लफ्ज़ है वो असल में एक दो तीन चार और पांच अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसमें हर एक लफ्ज़ का अपना एक मतलब है। हम वैसे लेज़र कह देते हैं लेज़र, लेकिन इसमें से हर वर्ड का एक अपना अलग मतलब है। अब वो क्या है? सबसे पहला जो है वो एल है। एल स्टैंड फॉर लाइट। ठीक है। ए है तो ए स्टैंड फॉर एम्पलीफिकेशन। एस है तो एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड। ई है तो इमिशन ऑफ इमिशन। और आर स्टैंड फॉर रेडिएशन। तो अगर इस पूरे फिक्रे को मिलाया जाए, पूरा वर्ड अगर बनाए हम, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये मुखफ़फ़ है ये लेज़र का। तो लेज़र जो है वो एक ख़ास किस्म की लाइट होती है, एम्पलीफाइड लाइट होती है, यानी एक इंटेंस लाइट होती है जिसको स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए से ताकतवर बनाया जाता है। और यही स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस इस लाइट को, यानी लेज़र लाइट को, आम लाइट से मुख्तलिफ बनाता है। और वो कैसे होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम आगे लेके चलेंगे और उससे फिर हम मज़ीद जो है वो लेज़र के स्टिमुलेटेड एमिशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल, उसको समझना ज़रूरी है। एटम का बेसिक जो स्ट्रक्चर दिया था वो बोहर ने दिया था 1913 के अंदर। नील बोहर ने जो है वो अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था, जिसके ज़रिए से उसने एटम के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को और उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल्स को जो है वो बताया था। अब वो कुछ पॉइंट उसने दिए थे, जिसमें से कुछ मेन पॉइंट जो थे वो कुछ इस तरीके से थे कि हमें पता है कि जो एटम है उस एटम के अंदर दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, टू मेन पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि प्रोटॉन मौजूद होता है, प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्रोटॉन की वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल जो चार्ज बनता है न्यूक्लियस का वो पॉजिटिव चार्ज ही बनता है। अब पॉजिटिव चार्ज तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो मुख्तलिफ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं दायरों में। दायरों में तो खैर नहीं होते, एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं ये, और ये थ्री डायमेंशनल ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कि दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। अब इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है और वो ये है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। यानी अगर प्रोटॉन की तादाद 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। तो इस वजह से कि क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है पूरे का पूरा एटम, क्योंकि जितने नंबर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव होते हैं उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस नेगेटिव भी होते हैं। तो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है, न्यूट्रल होता है एटम के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है एटम का। इसी को उसने लेकर चला और मुख्तलिफ पॉइंट दिए। तो सबसे पहला पॉइंट उसने ये कहा कि एन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स पाथ, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है। ठीक है, और उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो असल में वही फिक्स पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो पहला तो पॉइंट इसका ये है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये अगर पहला ऑर्बिट है तो इसकी अपनी एक एनर्जी होगी, ये दूसरा ऑर्बिट है तो इसकी अपनी एक एनर्जी होगी। तो हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी इट जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट E1 टू हायर एनर्जी ऑर्बिट E2। देखें,
वो ये कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और वो इलेक्ट्रॉन E1 के अंदर मौजूद है, ये पहला ऑर्बिट अगर है तो इसकी एनर्जी को हम E1 कह देते हैं, ठीक है। E1 में मौजूद था। अब अगर इसने E1 से E2 में जाना है ना, यानी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाना है, तो ये क्या काम करेगा, ये एक फोटोन को अपने अंदर जज्ब करेगा पहले, ठीक है। फोटोन एनर्जी को या लाइट एनर्जी को जज्ब करेगा और जज्ब करने के बाद अपनी एनर्जी बढ़ा के ये E1 से E2 के अंदर चला जाएगा। लेकिन एक चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है और वो ये है कि जो फोटोन आप गिराएंगे इसके ऊपर, उस फोटोन की एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। यानी इस फोटोन की एनर्जी E2 माइनस E1 होनी चाहिए, तब जो है वो इलेक्ट्रॉन E1 से जंप करके E2 के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर इससे कम एनर्जी का फोटोन अगर आप गिराते हैं इस E1 में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो फिर जंप करके जो है वो E2 के अंदर नहीं जाएगा। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप इतनी एनर्जी फराहम करें, फोटोन की इतनी एनर्जी हो कि जो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो, ठीक है। अगर इससे कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करके जाएगा। तो यही पॉइंट है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब एन एनर्जी इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट E1 टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है और वो ये है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट E2 टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट E1 इट अमिट फोटोन ऑफ लाइट विद एनर्जी गिवन बाय, अच्छा देखिए, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट के, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में है और इस हायर एनर्जी स्टेट से वो आ जाता है जी लोअर एनर्जी स्टेट E1 के अंदर, ठीक है। ये एनर्जी स्टेट क्या थी, E2 थी, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा, E2 थी। और E2 से ये आई E1 के अंदर, E1 के अंदर फर्स्ट एनर्जी स्टेट के अंदर। अब जब E2 से E1 में आएगी ना, तो उस वक्त जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जब कम करेगा और E1 में आएगा, तो इस दौरान ये एक एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, यानी निकाले, और इस फोटोन की एनर्जी जो वो अमिट करेगा वो E2 माइनस E1 के बराबर होगी, यानी दोनों एनर्जी के, इन दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी का फोटोन वो खारिज करेगा। अगर वो तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है तो फिर E3 माइनस E1 एनर्जी का फोटोन वो खारिज करेगा, ठीक है जी। तो अब वो किस तरह से कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, ये कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, वो ये है, यानी जो एनर्जी होगी वो E2 माइनस E1 के बराबर होगी, जिसको बाद में प्लांक्स ने जो है वो एक खास अपने कांस्टेंट से फ्रीक्वेंसी को उस लाइट की मल्टीप्लाई करके इसको इज इक्वल टू HF कर दिया था, ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज एन एच कट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है और वो ये है कि देखें, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना न्यूक्लियस के गिर्द, तो उसका एक अपना मोमेंटम होगा, ठीक। अब वो मोमेंटम जो है, सॉरी, अब वो मोमेंटम जो है वो आम मोमेंटम से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि दायरे में हरकत कर रहा है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो दायरे में हरकत करते हुए बॉडी का जो मोमेंटम होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो उसने बोहर ने ये कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के गिर्द, उसका मोमेंटम एन एच कट के बराबर होगा। एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है और ये एच कट जो है वो असल में ये बराबर है, एच कट जो लिखा गया है ये बराबर है जी एच अवर 2 पाई के, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को यानी इस चीज को अगर लिखना चाहें ना, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डॉट मोमेंटम इज इक्वल टू एच अवर 2 पाई एन, ठीक है जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी, ये भी ठीक है।
अब जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2 इसी तरह, और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। तो हम किसी भी ऑर्बिट का जो है वो एंगुलर मोमेंटम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज अगर हमारे पास दूसरा ऑर्बिट है तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे, h की वैल्यू फिक्स है हमारे पास 2 इसी तरीके से, और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा जी, जो भी बनेगा वो उसका उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होगा। और याद रखिए कि इसी फार्मूले की मदद से हम ये चीज बना सकते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो किस मकाम पर होने की 99% चांसेस हैं, और फिर उसी पॉइंट को हम ऑर्बिट कह देते हैं। ठीक है जी। तो इससे फिर हम ऑर्बिट की एग्जैक्ट लोकेशन को जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो ये बोहर के एटॉमिक मॉडल के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, और ये टोटल मिला के 5 पॉइंट ही बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ही आ जाता है। इसको आपने जो है वो सही तरीके से तैयार करना है। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।